नमस्कार दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट इतना बड़ा होता है हम डर जाते हैं, मगर उसका सॉल्यूशन काफी सिंपल होता है। चलो दोस्तों, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए हम और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, इसमें डाटा दिया है, जनरेटर का सब सीक्वेंस रिएक्टेंस दिए, ट्रांसमिशन लाइन के सीक्वेंस रिएक्टेंस दिए, हमें फॉल्ट करंट निकालना है। फॉल्ट करंट हमेशा होता है प्रोपोर्शनल टू जनरेटर ईएमएफ, जनरेटर वोल्टेज अपॉन अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रिएक्टेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस। ये तो सिंपल फॉल्ट करंट का फॉर्मूला है। अब हम दोस्तों न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देखेंगे। 20 MVA 6.6 kV 3-phase alternator is connected to 3-phase transmission line. The per unit positive sequence, per unit positive negative zero sequence impedance of the alternator, जनरेटर का दिया है डाटा 0.1, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस 0.05, जनरेटर का अगेन जीरो सीक्वेंस 0.04 जनरेटर के लिए पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। The neutral of the alternator is connected to the ground through inductive reactance of J 0.05 per unit। इसका रिएक्टेंस 0.0 पर यूनिट ग्राउंड xn, इस xn का वैल्यू भी दिया है, xn इज इक्वल टू J 0.05 पर यूनिट में दिया है। टेक पर यूनिट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर का भी पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दिया है 0.2, J 0.2 and again 0.3 respectively. Per unit values are based on the machine rating. A solid ground fault occur at one phase of the far end of the transmission line. Calculate the fault current। दोस्तों इतना बड़ा स्टेटमेंट हम डर गए होंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के दोस्तों इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है। फॉल्ट करंट निकालने को कहा है सिंपली हमें, तो जनरेटर का वोल्टेज लगेगा, जनरेटर का वोल्टेज हम 1 पर यूनिट मारेंगे, तो इसके लिए हम 3 इंटू जनरेटर वोल्टेज अपॉन अपोजिशन ऑल सीक्वेंस रिएक्टेंस अपोजिशन हमें चाहिए। अब मैं दोस्तों दो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंसेस दो दिए, जनरेटर का भी दिया है, एक ट्रांसमिशन लाइन का भी दिया है, उसको ऐड करके आप सेपरेटली Z1 इक्विवेलेंट निकालो। ये जीरो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है, इसके लिए जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस लो 0.1 एंड ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस लो, लाइन का रिएक्टेंस लो 0.2 पर यूनिट। सम करो, ये टोटल मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस भी निकालना है, तो जनरेटर का नेगेटिव सीक्वेंस 0.05 है, ट्रांसमिशन लाइन का 0.2 है, 0.05 प्लस 0.2 ये हमें नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस मिला। सिमिलरली अब मुझे यहाँ xn भी ऐड करना है, मैं इसका सम तो करूंगा 0.04 ये जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, जीरो सीक्वेंस Z0। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के लिए J 0.3 xn, ये x0 a 0.3 ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस J 0.3 xl0। उसके बाद 3 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स ग्राउंड किया है, सॉलिड ग्राउंड फॉल्ट ऑकर एट फेज ए। सो मैं 3 Zn निकालूंगा। इंपीडेंस या इंपीडेंस कहिए, नॉट रिएक्टेंस, बिकॉज इंपीडेंस का है हर जगह। सो ये Z0, ये Z ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस एंड ये 3 Zn, ये Zn। मैं इसका भी ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करके इक्विवेलेंट निकालूंगा। J 0.25 पर यूनिट, 0 पर यूनिट मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए Z0 इक्विवेलेंट, Z0 यानी जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस के लिए भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। और जनरेटर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस 0.04। उसके बाद जनरेटर का जीरो सीक्वेंस 0.04। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का भी मैं जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस J 0.3, यस J ट्रांसमिशन लाइन का 0. ये भी मेरे पास है ऑलरेडी। और मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, ये जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस में 3 टाइम्स Zn ऐड करना चाहिए। सो Zn भी हमारे पास दिया है 0.05, ग्राउंडेड है, यस सॉलिड ग्राउंड फॉर, यस ये 0.05 ऑलरेडी दिया हुआ है। सो मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, ये सम करके 0.04 प्लस 0.3 ओनली प्लस in bracket 3 into 0.05 0.49 per unit, 0.49 पर यूनिट। ये था मेरा सिंपल दोनों का सम करने के बाद यस 0.49 पर यूनिट। अब मुझे क्या करना है, जो सारे रिएक्टेंस मैंने जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, सारे रिएक्टेंस जो भी मैंने निकाले मैं अभी फॉल्ट करके इक्वेशन में डालूंगा। 3 टाइम्स ये वोल्टेज कितना है, वोल्टेज भी दिखाना पड़ेगा हमें 6.6 kV, तो ये 6.6 kV। सो E इज इक्वल टू
6.6 बाय 6.6 ये इज इक्वल टू 1। सो इसको मानो 3 इंटू 1, इसको 3 टाइम्स वोल्टेज ऑफ द जनरेटर अल्टरनेटर। सो ये हो गया 1, 3 इंटू 1। उसके बाद पॉजिटिव सीक्वेंस डिवाइड कीजिए, पॉजिटिव सीक्वेंस 0.3, ये Z1 इक्विवेलेंट, Z1 इक्विवेलेंट, इसके बाद ये Z2 इक्विवेलेंट, उसके बाद ये Z0 इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग Zn, 3 Zn ये इसके ऐड करके। तो ये मुझे मिल रहा है 3 बाय जे को कॉमन निकालूंगा, 1 प्लस सबका सम करूंगा, 3/1.04। अभी मुझे ये J1/J हमेशा ऊपर लीजिए, इसको ये ऊपर जाने के बाद माइनस J बनेगा और मुझे सिंपली डिवीजन करना है 3/1.04, इसका ही डिवीजन करना है। बस ये आया 2.88 पर यूनिट में आ गया। तो ये था सिंपल सॉल्यूशन, ये पर यूनिट में आ गया। अब आपको पर यूनिट में है, किलो एम्पेयर में चाहिए तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई बेस करंट करो। बेस करंट कैसे निकालेंगे? बेस MVA अपॉन √3 इंटू केवी चाहिए हमें, बस ये केवी दिया है तो MVA, इसके लिए MVA अपॉन √3 इंटू केवी, बस इसके साथ बेस करंट निकालिए। अब बेस करंट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मैं ये किलो एम्पियर में ट्रांसफर करके दे सकता हूँ इसको भी किलो एम्पियर में। सो ये था -2.88 इंटू 1749, ये था मुझे आंसर मिला। फॉल्ट करंट IF इज इक्वल टू -5037 एम्पियर। दोस्तों फॉल्ट करंट हमेशा उसका डायरेक्शन ग्राउंड की तरफ, इसलिए इसको नेगेटिव आना चाहिए। फॉल्ट करंट हमेशा नेगेटिव रहेगा बिकॉज ये एक्चुअल करंट नहीं है, इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है एक्चुअल करंट से, इसके लिए फॉल्ट करंट हमेशा भी माइनस में आंसर आया तो ये आपका बराबर है, नहीं तो रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सो फॉल्ट करंट नेगेटिव चाहिए, सो मेरा आंसर सही है। बेस करंट से मैं इसको पर यूनिट सिस्टम के करंट को, फॉल्ट करंट को मल्टीप्लाई किया, मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या एम्पियर में आंसर मिलेगा 5037, ये कन्वर्ट होके आया। सो 5 किलो एम्पियर का करंट टोटल ये हो गया 5 किलो एम्पियर, ये फॉल्ट करंट IF हो गया। ये था अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का केस, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, एक ही फेज में फॉल्ट हुआ। सो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमने किया था अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का, और स्टेटमेंट काफी बड़ा था, सॉल्यूशन काफी छोटा हमने देखा इसमें। मैं लॉटरी कहूंगा, हमें कुछ रिएक्टेंसेस दिए फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस दिया है 1 + J10 पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ओम, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस दिया है 4 + J31 जीरो सीक्वेंस ओम। डिटरमाइन फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या हमें ये निकालना है, पैरामीटर निकालना है, ZS एंड ZM। ZS सेल्फ इंपीडेंस, ZM इज म्यूचुअल इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों ये तो सबसे, इसको लॉटरी करेंगे हम, कुछ भी करना नहीं है, सारे डायगोनल के एलिमेंट एक ही ZS निकालना है, एक ही ZM निकालना है, सब इसमें इंसर्ट करके हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। सो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस हमारे पास है, तो ZS हम सेल्फ इंपीडेंस निकाल सकते हैं। बस सेल्फ इंपीडेंस के लिए इतना ही हमें कैलकुलेशन करना है, मैं एक कैलकुलेशन पूरा करके दिखाऊंगा पूरा। ZS के लिए, ZM के लिए होता है, ये डिफरेंस आता है Z0 - Z1/3। ये दोनों इक्वेशन हमारे काफी काम के, बस इसमें Z0 का वैल्यू मैं डालूंगा, Z1 का वैल्यू डालूंगा, बाय डिवाइड से 3 करूंगा। यहाँ ZM निकालने के लिए Z0 यहाँ डालूंगा, -Z1, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, अपॉन 3 करूंगा। चलो ये तो हो गया, बस ये एक ही हमें ZS ZM निकालना है, उसके बाद मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। तो इसको मैं 6 मार्क के लिए लॉटरी कहूंगा, कुछ ज्यादा इसमें सॉल्यूशन नहीं है। सो ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ZS सेल्फ इंपीडेंस एंड म्यूचुअल इंपीडेंस, इसको सेल्फ इंपीडेंस कहो, ये सेल्फ इंपीडेंस, और ये हो गया म्यूचुअल इंपीडेंस कहो, बस इसको ZS या मैट्रिक्स फॉर्म में, ये मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स दिया आपको, बस इसमें ये एक निकालो और सारे डायगोनल में उसका ZS का वैल्यू पुट करो, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट में सारा ZM का वैल्यू पुट करना है, बस इतना था। इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तो ये सिंपल होने वाला है। चलो ZS निकालना है, ZS निकालने के लिए ये दो ऊपर का सम है, एडिशन है, एडिशन के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म बेस्ट है, उससे हम पोलर फॉर्मेट में एडिशन नहीं कर सकेंगे, पोलर में तो रेक्टेंगुलर में है तो एडिशन हो जाएगा इस टर्म का। Z0 है 4 + J31, यहाँ डालो, +2 है, उसके साथ Z1 है, तो Z1 1 + J0 अपॉन 3 है। अब दोस्तों ये टर्म और ये टर्म, ये दो इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो,
मैं इसको सेम रखूंगा 4+J31, इसको कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ये 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करूंगा, ये बचा 2, उसके साथ ये हो गया 20। अब इसके साथ मैं रियल पार्ट को 4+2 6, 4 प्लस ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, दोनों का सम, इमेजिनरी पार्ट का सम 31 41 51, यस J51/3। अब दोस्तों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसके साथ रियल नंबर डिवीजन नहीं हो पाएगा, उसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, पोलर में शिफ्ट पोलर, उसके साथ मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है 6,51, इसका रियल पार्ट मैग्नीट्यूड आया 51.35, एंगल चाहिए अल्फा एफ, प्रेस कीजिए 83.29 अपॉन 3। अब ये इसका नंबर का डिवीजन होगा, सो 51.35 डिवाइड बाय 3, इसका डिवीजन आएगा 17.11 एंड ये एंगल 83.2। तो ये मुझे मिल गया ZS इक्वल टू, ये मुझे मिल गया पोलर, ये पोलर फॉर्मेट में 17। अब इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो तब हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि ये सारे शंट एंड म्यूचुअल सेल्फ इंपीडेंसेस, म्यूचुअल इंपीडेंसेस सारे रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चाहिए। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट हमें बताता है इसका ये इंपीडेंस अगर होगा तो उसका रेजिस्टिव पार्ट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का वैल्यू हमें सेपरेटली दिखाता है, इससे हमें कुछ अंदाजा नहीं रेजिस्टेंस कितना रिएक्टेंस कितना कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर वंस अगेन शिफ्ट बैक टू द रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो इसको मैं 17.11 83.2 ब्रैकेट कंप्लीट, इसका आया 2.02, यस मैं इसको 2.02 ये आया। उसके बाद अल्फा एफ प्लस जे 16.98 यानी 17, तो ये हो गया 17 अप्रोक्सीमेटली 16.98 यानी 17। तो मुझे दोनों कंपोनेंट मिल गए, रेजिस्टेंस एंड ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। पॉजिटिव वैल्यू यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये निगेटिव होगा तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। सो मुझे मिल गया 2+J17 16 अप्रोक्सीमेटली लीजिए 17 ओहम। तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट में फिट कर दीजिए ZS अब डायगोनल में 2+J17 सारे, ये हर एक को आप ये 3x3 मैट्रिक्स है तो हर एक को आपको एक मार्क्स मिलेगा, 2+J17 2+J17 2+J17। सिमिलरली दोस्तों अब मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाया आपको। अब उसके बाद हमें पूछा है ZM भी निकालना है, Z0 - Z1/3। Z0 है हमारे पास, अभी भी सिमिलर कैलकुलेशन है 4+J31, Z1 लीजिए -1+J10/3। अब ये दोनों का हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 - 1 ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, 4 - 1 3 लीजिए, J31 -10 21 कीजिए अपॉन 3। अब इसके लिए भी सिमिलर मैं करके दिखाता हूं। अब ये डिवीजन नहीं हो पाएगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसके साथ रियल नंबर, इसका डिवीजन नहीं होता कभी, इसलिए ये पोलर में चाहिए। शिफ्ट पोलर 3,21, तो यह आया 21.21, एंगल उसका कितना आएगा F81.86 डिवाइड विथ 3। अब ये हो गया। अब इसका डिवीजन हो पाएगा 21.21 अपॉन 3 7 ये आया 7.07, एंगल उसका सेम 81.86 ये आया। अब ये पोलर फॉर्मेट में पोलर फॉर्मेट से हमें रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का कुछ भी आइडिया नहीं पता चलेगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में पहला रियल पार्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड पार्ट रिएक्टेंस रहेगा, वो भी इंडक्टिव कैपेसिटी कुछ भी हो सकता है। सो मैं इसको अगेन आई विल कन्वर्ट बैक टू द फॉर्मेट रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो रेक्टेंगुलर ये पोलर का क्वांटिटी डालूंगा 7.07 81.86 ब्रैकेट कंप्लीट। ये मुझे कंपोनेंट 1 मिला, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ये मिला 1। उसके बाद अल्फा एफ करूंगा, ये मिला 6.99, इसका मतलब +J7 पर यूनिट। तो ये मुझे ZM मिला 1+J7, यस करेक्ट आंसर है 1+J7 ओहम। मैं इसको पोलर का रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके यहाँ रेजिस्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस अब इस फॉर्मेट में हमें मिला। अब सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट में इसको फिट कर दीजिए, आपका मैट्रिक्स रेडी होगा और ये आपका सिंपल लॉटरी
था आपके लिए 6 मार्क्स आसानी से लाने के लिए। 2 इक्वेशन की जरूरत थी हमें याद रखने के लिए बस, बाकी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और ये कुछ तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसे है उसमें तो ये डायरेक्ट पूरा टर्म का कैलकुलेशन डायरेक्ट मिलता है, मगर मेरा थिंकिंग है आप स्पेशल या ऐसा फॉर्मेट से कैलकुलेशन करके ये पूरे नंबर इसमें मार्क्स ला सकते हैं। ये था सिंपल कैलकुलेशन।